हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बैच पे, जो कि अभी क्लास 12th हिंदी मीडियम का रन कर रहा है। और इससे पहले अपन ने ठोस अवस्था, डी एवं एफ ब्लॉक, धातुक्रम, ठीक है, और विलयन चैप्टरों को ख़त्म किया है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी। इस वीडियो के अंदर रासायनिक बलगतिकी पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है एकदम शॉर्ट के अंदर। तो आप इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है आप जाके आप असाइनमेंट को मिला सकते हैं, जो कि आपको डिस्कॉर्ड पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। और फिर आप उन असाइनमेंट को एकदम सही ढंग से मिलाइए और ये चैप्टर आपका एकदम डिटेल में कवर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो रासायनिक बलगतिकी भौतिकी रसायन का ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर तीन चीज़ों का अध्ययन होता है। किस किस का? एक तो अपने पास होता है अभिक्रिया की दर का, यानी कि अभिक्रिया की स्पीड। दूसरा हो जाएगा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा यहाँ पे अपने पास हो जाएगा अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इन तीन चीज़ों का क्या होता है, अपने पास अध्ययन होता है, और उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतिकी बोलते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी क्या हो जाएगी, भौतिकी रसायन का वह अपने पास शाखा जिसके अंदर क्या होता है, अपने पास तीन चीज़ों का अध्ययन होता है। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है कैसे अभिक्रिया होती है। ये तो आपके सिलेबस में बहुत कम है, मेन आपके दो ही टॉपिक यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है उसका यहाँ पे क्या डेफिनेशन बताया गया है। इन्होंने कहा है कि एकांक समय में अभिकारक एवं उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर कहलाता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि चाल क्या होती है, तो चाल आप क्या बोलते हो कि एकांक समय में तय की गई दूरी, उसको आप बोलते हो कि भाई एक सेकंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तक चला है, उसको आप बोलते हो स्पीड बोलते हो, यानी कि चाल बोलते हो। तो ऐसे अभिक्रिया की दर या चाल क्या होती है कि एकांक समय में एक सेकंड में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया है। जो पहले था, ठीक है, शुरुआत में जो आपने सांद्रता ली थी अभिकारक की, एक सेकंड में कितनी परिवर्तन हो गई, उसको आप क्या बोलोगे, अभिक्रिया की दर बोलोगे। अब आपको पता है कि अभिक्रिया अपने पास तीन प्रकार की होती है। ठीक है भाई, अगर दर के आधार पे देखा जाए तो अभिक्रिया तीन प्रकार की आपको मिलती है। एक तो होती है अति तीव्र, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, अति तीव्र अभिक्रिया मिलेगी। अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, जो पलक झपकते ही हाथों हाथ हो जाए, यानी इनको कंप्लीट होने में क्या होता है, अपने पास लगभग 10⁻⁻6 से 10⁻⁻9 सेकंड लगता है। इतनी तेज़ी से ये अभिक्रिया हो जाती है, एक सेकंड से भी कम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे कि आयनिक अभिक्रिया है, तो आयनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है। जितने भी प्रक्षेपण अभिक्रिया होती है, जो चीज़ अपने पास अघुलनशील होती है, वो तले में बैठने वाली जो अभिक्रिया होती है, वो सारी की सारी अभिक्रिया अपने पास क्या होती है, अति तीव्र अभिक्रिया होती है। एक होती है अपने पास अति मंद अभिक्रिया। अब अति मंद जो अभिक्रिया होती है, उनको पूर्ण होने के अंदर क्या होते हैं, सालों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया होती है, उनको क्या बोलते हो आप, अति मंद अभिक्रिया बोलते हो। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया होती है, वो भी अपने पास क्या होती है, अति मंद अभिक्रिया होती है। और एक अपने पास हो जाएगी क्या, मंद अभिक्रिया। अब मंद अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर अपने पास कुछ सीमित टाइम लगता है, सीमित समय लगता है, जैसे मिनट का टाइम लग गया, कुछ सेकेंडों का टाइम लग गया, तो वैसी अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रिया। ठीक है, इसमें जैसे मान लो N2+3H2, ठीक है, 2 gives 2 moles ऑफ अमोनिया। अब इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बंध टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंध बनेगा, तो कुछ समय लगेगा, सीमित समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया मंद अभिक्रिया हो जाएगी। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती हैं वो मंद अभिक्रिया होती है। इनको कंप्लीट होने में क्या होते हैं, अपने पास कुछ मिनट लगते हैं,
ठीक है। और आप कुछ आप यहाँ पे सेकंड भी अगर लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 40-50 अगर सेकंड लग रहे हैं तो आप इसको क्या ले सकते हो, मंद अभिक्रिया में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होता है इस चैप्टर के अंदर अतितीव्र अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया की दर के बारे में बात होगी नहीं भाई, इतनी जल्दी हो रही है, 1 सेकंड से भी जल्दी हो रही है, तो और जल्दी करा के क्या कर लोगे, समझ में आ गई बात, ये तो कोई फायदा नहीं है। अति मंद अभिक्रिया सालों तक चल रही है, बैठे रहो, ठीक है, 1 साल तक किसी अभिक्रिया का अध्ययन थोड़ी करेंगे। तो अपने सिलेबस में क्या है, मंद अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पे क्या होती है, चर्चा होती है, समझ में आ गई बात, ये चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की बताई गई है। तो अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की कौन कौन सी है, एक तो अपने पास है यहाँ पे, तो एक तो हो जाएगी अपने पास औसत अभिक्रिया की दर, ठीक है, और एक अपने पास हो जाएगी यहाँ पे तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि औसत अभिक्रिया की दर क्या होती है, संपूर्ण अभिक्रिया के लिए निकाली जाती है, यानी जहां से आपने अभिक्रिया को शुरू किया था और जहां अभिक्रिया अपने पास खत्म हुई है तो उनके बीच की अपने पास क्या होती है, अपने पास औसत निकाला जाता है, अभिक्रिया की वेग का या अपने पास अभिक्रिया की दर का क्या होता है, औसत निकाला जाता है, यानी संपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है ना सांद्रता में, उसके बारे में यहाँ पे बात होती है। इसका मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो औसत वेग को एवरेज अपने पास ROR से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, अभिकारक, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन, ठीक है, टोटल जो परिवर्तन हुआ है वो ऊपर रहेगा, बटे क्या हो जाएगा, कुल लगा समय, ठीक है, जो परिवर्तन में कुल लगा समय वो ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अंतिम सांद्रता, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख दोगे प्रारंभिक सांद्रता, तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे क्या हो जाएगा अपने पास अंतिम समय माइनस क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे प्रारंभिक समय हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है, यानी कि डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, किसी दिए गए समय पे अपन को अभिक्रिया की दर निकालनी होती है। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया कि भाई अभिक्रिया शुरू हुई और आपको बोला कि बताओ टाइम जब 6 सेकंड हो रहा है तब क्या अपने पास वेग होगा, तो वो वेग कौन सा होता है, या फिर वो अभिक्रिया की दर क्या होती है, तात्क्षणिक होती है। समझ में आ गई। तो यानी कि किसी क्षण पे अगर निकाली जाती है तो होता है अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, आर जो इंस्टेंट होगा अपने पास, ठीक है, वो अपने पास क्या होगा, यानी तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होगी भाई डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, ये तो कुल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी समय में परिवर्तन लगभग 0 के बराबर होगा या फिर 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप आर इंस्टेंट क्या लिख सकते हो, या आर जो तात्क्षणिक है वो क्या लिखोगे, डी सी बटे डी टी लिख दो। ठीक है, आपको पता है भाई डेल्टा तो बहुत बड़े परिवर्तन के लिए लगाते हैं, ठीक है, और डी कब लगाते हैं, जब अपने पास क्या होता है, परिवर्तन छोटा होता है। ठीक है, तो छोटे परिवर्तन के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, डी का उपयोग करते हो। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, देखो एक उदाहरण लेते हैं अपने यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया समय, ठीक है, और अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता। मान लो जब समय 0 सेकंड हो रहा था तब अपन ने क्या किया, अभिकारक की मान लो सांद्रता ली 40 और उत्पाद की ले ली मान लो मैंने कितनी 0 हो जाएगी। शुरुआत जब हो रहा है तब तो क्या होगा, उत्पाद तो बनेगा ही नहीं ना। जब 1 सेकंड होगा तब मान लो यहाँ पे 30 हो गई और इसकी 10 बनी। मान लो 2 सेकंड हुई तो इसकी 20 बनी, ठीक है, और इसकी भी क्या हो गई, 20 बन गई। और जब 3 सेकंड हुआ टाइम, जब मान लो इसकी 10 हो गई और इसकी कितनी हो गई, मान लो इसकी अपने पास कितनी हो गई, 30 हो गई। तो ये सांद्रता मान लो मैंने कुछ यहाँ पे रीडिंग ले ली, कोई अभिक्रिया कर रहे थे, कोई रीडिंग ले ली कि भाई जब समय 0 है तब आपने अभिकारक लिए हैं 40, सांद्रता ली अभिकारक की, और उत्पाद की 0 ली है। ऐसे ही 1, 2 और 3 में मैंने ऐसे रीडिंग ले ली। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि औसत वेग क्या होगा, तो जो एवरेज यहाँ पे अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो आप क्या करोगे, अंतिम सांद्रता लगा दो। तो ये मान लो मैं लगा रहा हूँ किसके लिए, अभिकारकों के लिए।
तो अभिकारकों की अंतिम सांद्रता कितनी पहुंची है 10 माइनस ये अपने पास प्रारंभिक कितनी है -40 बटे अपने पास यहाँ पे अंतिम समय कितना है 30 और प्रारंभ में कितना है 0। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 10 में से 40 गए -30 बचा और अब अपने पास बटे में कितना हो गया 30। तो यहाँ आ रहा है -1। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही मान लो अगर मेरे को क्या करना है एवरेज ROR निकालना है किसके केस में उत्पाद के केस में। तो उत्पाद की अंतिम सांद्रता कितनी है अपने पास 30 शुरुआती कितनी है 0 बटे अपने पास कितना हो जाएगा प्रारंभिक समय कितना है अपने पास है सॉरी अंतिम समय 3 है और ये कितना हो जाएगा 0 यानी 30 बटे क्या हो गया अपने पास यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे समय अपने पास होगा 3 - 0 तो ये 3 होगा तो ये -10 आएगा। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा ये आएगा 10। तो वो -10 आ रहा है ये +10 आ रहा है। समझ में आ गई बात ये। तो ये तो एवरेज निकाले गई। अब अगर मैं पूछूं कि भाई समय बराबर 2 सेकेंड होगा तब अपने पास क्या होगी। ठीक है तो समय बराबर 2 पे अपने पास अगर निकालने को बोले तो अपने पास क्या हो जाएगा 20 में से ये मतलब कितना हो गया 20 हो गया और बट्टे में 2 यानी 10 होगा। तो अपने पास वो क्या हो जाएगा एक अगर किसी समय पे दे रहे हैं ना कि भाई पूरे समय के लिए तो मान लो पूरे समय के लिए तो हो गया अपने पास क्या हो गया ये औसत वेग हो गया। ठीक है औसत दर हो गया और किसी दिए गए समय पे जैसे मैंने कहा 2 सेकंड में निकालो तो ये तात्क्षणिक हो गया। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे बात होती है। अगर मैं ROR की यहाँ पे मात्रक की बात करूँ तो ROR का मात्रक क्या होगा बताओ। ऊपर सांद्रता ले रहे हो और सांद्रता किस में होती है मोल प्रति लीटर में होती है। समझ में आ गई बात ये। और बटे में क्या हो जाएगा अपने पास समय किस में होगा सेकंड में। तो यहाँ से कितना हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यानी ये किस में आएगा 10 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और ये भी किस में आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ है। तो कुल परिवर्तन निकालना है तो औसत किसी दिए गए समय पे अगर निकालना है तो तात्क्षणिक। समझ में आ गई बात ये। और तात्क्षणिक अपने पास कैसे निकाला जाता है प्रवणता खींच के और प्रवणता से आपके पास मतलब ढाल खींचो और ढाल खींचने के बाद वहाँ से प्रवणता वगैरह निकाल के tan थीटा का मान निकालोगे और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर निकल जाएगी। समझ में आ गई। तो प्रवणता से निकाली जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ 10 आ रहा है वहाँ -10 आ रहा है। इसका क्या अर्थ है देखो मैंने ऐसी ही सेटिंग की है यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण लिया था मैंने यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूँ तो जब भी क्या होता है कि आप अभिक्रिया की दर किसके सापेक्ष लिखते हो अभिकारकों के अभिकारकों के सापेक्ष अगर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अभिक्रिया की दर लिख रहे हो तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। क्यों रहेगा क्योंकि समय के साथ क्या होगा अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो घटने के लिए अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो -10 का क्या मतलब है प्रति सेकंड अभिकारकों की जो अपने पास सांद्रता होगी वो 10 मोल प्रति लीटर घटेगी। समझ में आ गई बात ये। और यहाँ पे प्लस है तो जब भी क्या होता है अभिकारकों की उत्पादों की अगर आप सांद्रता लिखते हो ठीक है उत्पादों का अगर मान लो वेग आप निकाल रहे हो उत्पाद के सापेक्ष में निकाल रहे हो तो सांद्रता एक में यहाँ पे क्या होता है प्लस आता है। क्यों आता है क्योंकि सांद्रता समय के साथ क्या होगी बढ़ेगी तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया घटेगी तो माइनस लगा दिया। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। तो पहले आप ये नोट कीजिए उसके बाद है वो अपने उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कोई भी अभिक्रिया दी होती है तो औसत अभिक्रिया की दर और तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है। ठीक है तो पहले ये आप नोट कीजिए उसके बाद अपन आगे चलते हैं कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। अगर आपको अभिक्रिया दी हुई है तो आप वहाँ पे औसत वेग और तात्क्षणिक वेग की समीकरण कैसे लिखोगे। ठीक है तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 3 उदाहरण ले लिए और इस अभिक्रिया के लिए मान लो आपको क्या करना है यहाँ पे औसत वेग समीकरण इसकी अगर मान लो आपको लिखनी है तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहली बात है देखो औसत वेग लिखना होता है तो आप क्या करोगे भाई सांद्रता डेल्टा सी भाई सांद्रता का चिन्ह होता है ना ये तो डेल्टा सी बटा क्या हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है ये क्या हो गई औसत वेग अपने पास लिख दिया इसका। ऐसे अपने लिए बी के लिए हो जाएगा डेल्टा बी बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी और ऐसे अपने पास इसका हो जाएगा डेल्टा सी बटा क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा अपने पास। और इनके जो रस समीकरण मितीय गुणांक है वो बटे में लिख दो तो 1/1 1/2 और 1/3। समझ में आ गई। और अभिकारकों के लिए लिख रहे हैं तो अपने पास ऋणात्मक चिन्ह आएगा और उत्पाद के लिए लिख रहे हैं तो अपने पास प्लस में आएगा और ये अपने पास क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हो गया अपने पास इसकी क्या औसत वेग समीकरण हो गई। और अगर आपको क्या करनी है तात्क्षणिक लिखनी है तो तात्क्षणिक वेग समीकरण अगर आपको इसकी लिखनी है तो कैसे लिखोगे भाई। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है बस डेल्टा को हटा के डी लगाना है तो क्या हो जाएगा -1/1 डी
सी बटा डी टी बराबर माइनस का 1/2 अपने पास क्या हो जाएगा डी बी बटा क्या हो जाएगा डी टी बराबर ऐसे ही प्लस 1/3 डी सी बटा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा क्या डी टी। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे मान लो यहाँ पर अगर इस समीकरण की आपको क्या पूछ ले, औसत वेग समीकरण पूछ ले, तो इसमें आप औसत वेग समीकरण कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस माइनस का 1/4 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस का 1/5 डेल्टा O2 बटा डेल्टा टी बराबर प्लस का 1/4 डेल्टा NO बटा डेल्टा टी बराबर प्लस का 1/6 डेल्टा H2O बटा डेल्टा टी। और अगर आपको इसको तात्क्षणिक में लिखना है तो तात्क्षणिक में क्या होता है अपने पास, डेल्टा को हटा के डी लगाना है, माइनस का 1/4 डी NH3 बटे डी टी बराबर माइनस का 1/5 डी O2 बटा डी टी बराबर प्लस का 1/4 डी NO बटा डी टी बराबर अपने पास प्लस का 1/6 डी H2O बटा डी टी। बस ये हो गया अपने पास। ऐसे ही इसमें लगाना है अपन को। अगर आपको इसकी औसत वेग समीकरण लिखनी है तो कैसे लिखोगे, तो औसत वेग समीकरण अगर इसकी आपको लिखनी है तो आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे अपने पास, आप ऐसे लिखोगे माइनस का 1/1, ठीक है, डी N2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा H2 बटा डेल्टा टी। ऐसे ही अपने पास हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/2 डेल्टा NH3 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। और अपने पास अगर डी वाले में लिखना है, तात्क्षणिक में लिखना है, तो माइनस का 1/1 डी N2 बटा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा बराबर अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 डी H2 बटा डी टी बराबर अपने पास प्लस का 1/2 डी NH3 बटे डी टी। ये अपने पास हो गए तात्क्षणिक और औसत वेग, इनकी समीकरण लिखना आपको आना चाहिए। और अब अपन देखते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये आपके साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए। अभिकारकों की प्रकृति पर, अभिकारकों की भौतिक अवस्था, अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रकाश की तीव्रता, उत्प्रेरक, अभिकारकों की सांद्रता और तापमान। समझ में आ गई बात ये? देखो अब अगर मैं बात करूं तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों की प्रकृति पर तो निर्भर करती है, ये अपन ने पहले ही देख लिया। जैसे कि अगर अपने पास आणविक अभिक्रियाएं होगी तो मंद अभिक्रिया होगी, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा। अगर आयनिक अभिक्रिया होगी तो अपने पास बहुत जल्दी हो जाएगी, पलक झपकते ही 10⁻⁻6 सेकंड के अंदर हो जाएगी, ठीक है। और सहमांगी अपने पास अभिकारकों की जो अभिक्रिया होगी वो जल्दी हो जाएगी, बजाय किसके, अपने पास विषमांगी अभिकारकों के बजाय। तो जैसे कि मान लो अब क्या होता है, सहमांगी के अंदर होता है कि भौतिक अवस्था बराबर होनी चाहिए अभिकारकों की, ठीक है, जैसे गैस गैस, द्रव्य द्रव्य, ठोस ठोस, तो उनकी क्या होती है अपने पास अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, बजाय किसके, ठोस द्रव्य द्रव्य गैस गैस ठोस, ऐसे अगर होगा तो अपने पास उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दूसरा है अपने पास अभिकारकों की भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था की अगर बात करो तो अपन को पता है कि यहाँ पे गैस की अभिक्रिया की जो होगी ना दर वो ज़्यादा होगी, फिर द्रव्य की, और बाद में अपने पास किसका आएगा यहाँ पे, ठोस की। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि गैस की अपने पास क्या होती है, अभिक्रिया की दर ज़्यादा होती है, क्योंकि अपने पास गैस के अणु क्या होते हैं, लगातार क्या होते हैं, एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, ठीक है। तो टक्कर जल्दी होगी, टक्कर जल्दी होगी तो अपने पास क्या हो जाएगा, वो उत्पाद में जल्दी बदलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको किस में लगाना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लगाना है केवल ठोस में। तो ये वाला फैक्टर केवल कहाँ पे आप लगा सकते हो, ठोस अवस्था में लगा सकते हो। कैसे होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई ठोस का छोटा टुकड़ा है और इसको मैंने मान लो छोटे छोटे क्या हो गया पीसेस में काट के, और इसको क्या हो गया, बिखार दिया। तो बिखेरने के बाद इसका क्या हो जाएगा, अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अपने पास यहाँ पे क्या होगी, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, ठीक है, अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। जैसे मान लो आपके पास चीनी के दाने हैं, वो उतनी जल्दी नहीं घुल पाते, और अगर आप क्या कर दो, उन्हीं चीनी के टुकड़ों को अगर एकदम पाउडर के रूप में लेके और बाद में घोलने की कोशिश करो तो वो आराम से घुल जाएंगे। समझ में आ गई बात ये? तो वही बात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। पर यह फैक्टर, ये कारक आप कब लगाओगे, जब आपके पास अभिकारक कैसा हो, ठोस अवस्था के अंदर हो। फिर प्रकाश की तीव्रता की बात करो तो कुछ अपने पास क्या होते हैं,
कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जैसे कि अपने पास है H2 + Cl2 और यहाँ पे मान लो मैंने H म्यू लगा दिया, यानी कि सूर्य का प्रकाश आप दोगे तब ये 2 HCl के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये प्रकाश से की उपस्थिति में होती है। अब जितनी ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता रखोगे उतनी जल्दी ये अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगला है जैसे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उत्प्रेरक अपने पास इसका तो डायरेक्ट प्रभाव है। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिनको अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया की दर या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, तो इनका तो डायरेक्ट प्रभाव है। अभिकारकों की सांद्रता पर अगर मैं बात करूँ तो ये और एक तापमान, ये आपके इस चैप्टर के अंदर इन डिटेल में दिए हुए हैं। तो अब अपन को यही पढ़ना है, पहले अभिकारकों की सांद्रता के बारे में, बाद में तापमान पे। तो तापमान और अभिक्रिया की सांद्रता ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो अपन को जानना है, और ये अपन अभी देखेंगे। तो बाकी तो मैंने सारे बता ही दिए, और ये दो आपके क्या हैं इन डिटेल के अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर है, और ये अभी अपन पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं बताऊं तो चरणों के आधार पे अभिक्रिया अपने पास होती है 2 प्रकार की। ये आप इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान में रखो। एक तो होती है प्राथमिक अभिक्रिया और एक होती है अपने पास जटिल अभिक्रिया। ठीक है, प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया वो होती है जो एक चरण के अंदर संपन्न हो जाए, और जटिल अपने पास होती है एक से अधिक चरणों के अंदर अगर संपन्न अभिक्रिया हो रही है तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जटिल अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है कि A से B बन रहा है, और एक अभिक्रिया मैंने ले ली कि A से C बन रहा है, जिसके अंदर 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 चरण लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक चरण के अंदर ही संपन्न हो गई, A से सीधा B बन गया, तो ये तो हो जाएगी प्राथमिक अभिक्रिया। और ये 2 चरणों के अंदर हो रहा है, पहले A से B बना, बाद में B से C बना, तो ये जटिल अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्राथमिक एक चरण के अंदर संपन्न होने वाली और जटिल अभिक्रिया एक से अधिक चरणों के अंदर संपन्न होने वाली अपने पास क्या हो जाएगी, जटिल अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब अपन आगे चलते हैं, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे दर नियम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा दर, या फिर कई बार इसको वेग नियम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखो, दर नियम या वेग नियम एक संबंध स्थापित करता है किसके मध्य, ये अपने पास करता है अभिक्रिया की दर, ठीक है, एवं अपने पास ये किसके मध्य, यहाँ पे संबंध स्थापित करेगा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के मध्य अपने पास यहाँ पे ये एक संबंध स्थापित करेगा। तो दर नियम या वेग नियम अपने पास एक ऐसा नियम है जो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य अपने पास क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। छठा मैंने प्रभावी कारक लिखाया था वहाँ पे कि अभिकारकों की सांद्रता पर, तो दर नियम क्या करता है, वही काम करता है, अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार मान लो अगर मेरे पास A + B से मान लो मेरे पास C बन रहा है, ये मान लो मैंने एक काल्पनिक अभिक्रिया ले ली। समझ में आ गई बात ये। और मैंने यहाँ पे कहा, देखो, दर नियम बोलता है कि जो अभिक्रिया की दर होगी R, ठीक है, वो क्या होगी अपने पास, समानुपाती होगी किसके, A की सांद्रता की घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चर पद होगा X Y Z, कुछ भी हो सकता है, 7 8 15 20 15/2 1/2 0 1, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अपने पास R समानुपाती हो जाएगा किसके, B की घात कुछ होगी, मान लो Y है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो ये 2 समीकरण आ गई, दोनों समीकरणों को साथ में मिला दो, तो समीकरण 1 व 2 से अपने पास क्या मिलेगा आपको, R समानुपाती हो जाएगा A की घात X और B की घात Y के। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक लगेगा, A की घात X B की घात Y। ठीक है, तो यह आपके पास आ गई दर नियम की समीकरण। समझ में आ गई बात ये कि अब देखो इसको में एक एक टर्म की मीनिंग समझते हैं। R तो अपने पास क्या हो गई, R तो हो गई अपने पास अभिक्रिया की दर। ठीक है, K को अपन बोलते हैं दर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक। A तो A की सांद्रता होगी, और क्या होगी, ठीक है, A की सांद्रता। और B अपने पास क्या हो जाएगा, B की सांद्रता। यह चीज़ क्लियर है आपकी, ये। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ x क्या है, ठीक है, तो x हो जाएगा अपने पास A के सापेक्ष, x को बोलते हैं अपने पास A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि।
और ऐसे अपने पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। ठीक है, और अगर दोनों को मिला दूं तो अपने पास आती है यहाँ पे अभिक्रिया की कुल कोटि आती है, जिसको अपन डायरेक्ट अभिक्रिया की कोटि भी कह सकते हैं, और इसको n से दर्शाया जाता है। समझ में आ गई बात ये? तो यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि k का अपने पास मात्रक बताओ, तो k का मात्रक इम्पोर्टेंट है, ये एक नंबर में आपके आ सकता है। देखो जैसे कि मैंने कहा ना r बराबर क्या होगा, k a की घात x b की घात y। तो यहाँ से अपने पास क्या k किसके बराबर आ जाएगा, r बटा a की घात x और b की घात कितनी हो जाएगी, y। अब r है अपने पास अभिक्रिया की दर जो कि अपन ने देखी थी, इसका अपने पास ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर हो जाएगा ना, और सेकंड इनवर्स ये इसका मात्रक हो गया। अभिक्रिया का दर का भी देखा था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है। और a यहाँ पे a की सांद्रता है, तो सांद्रता मोल प्रति लीटर में लोगे, इसकी घात x, और b की भी क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर की घात y हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे देखो अपने पास आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे मोल पर लीटर की घात x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और मोल प्रति लीटर अपने पास x प्लस वाई को बोला जाता है n। ठीक है, यानी कि कुल अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी ना x प्लस वाई। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर की घात कितनी हो जाएगी, -n, और सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर भी आधार समान हो गया तो घातें जुड़ जाती है, तो मोल प्रति लीटर की घात 1 -n और सेकंड इनवर्स, ये हो गई इसका मात्रक हो गया। n का मान अलग अलग रखते जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा कि n का मान क्या है, 0 है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है अपने पास, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर अपने पास है तो n का मान इसमें रखो, मोल पर लीटर 1 माइनस कितना हो जाएगा अपने पास 0 और सेकंड इनवर्स, तो इसका आ जाएगा अपने पास मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। और अगर n का मान 1 होता है, यानी कि प्रथम कोटि की अगर अपने पास क्या हो, अभिक्रिया हो, तो इसमें आप क्या करोगे, n का मान रखो, तो मोल पर लीटर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा अपने पास मोल पर लीटर की घात 0 और सेकंड इनवर्स, तो ये अपने पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स। किसी की घात 0 होती है तो वो तो 1 हो जाएगा ना, तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे k का आप मात्रक निकाल सकते हो। ये हो गई दर समीकरण की अपने पास ये हो गई दर जो नियम है उसकी समीकरण आ गई। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे अपने पास डील करना है, और अब अपन यहाँ पे आगे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आणविकता या फिर अणुसंख्यकता के बारे में। तो देखो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में वे अभिकारक जो प्रभावी टक्कर द्वारा उत्पाद का निर्माण करे उनकी संख्या को ही अपन क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया की अणुसंख्यकता या आणविकता बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये? देखो कैसे। पहली बात यह है कि अणुसंख्यकता या फिर जो आणविकता है वो प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए बनी है। ठीक है, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए बनी है, जटिल अभिक्रिया के लिए ये आपके पास परिभाषित नहीं होती। समझ में आ गई? तो केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लगानी है, यानी कि वे अभिक्रिया जो एक ही चरण के अंदर संपन्न हो जाए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो इसमें प्रभावी टक्कर का क्या मतलब है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक A परमाणु है और कोई B परमाणु है, और इनको मान लो बनाना है क्या, AB बनाना है। तो कैसे बनाया जाए कि मान लो इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट, जब ये दोनों भिड़ेंगे तभी क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे ये उत्पाद बनेगा। ठीक है, हालांकि टक्कर सिद्धांत अपने इसी वीडियो में आगे जानेंगे एकदम इन डिटेल में, पर अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जब इस पॉइंट से टकराएगा तभी उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो किसी भी प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए अपने पास अभिकारकों की वो संख्या जो प्रभावी टक्कर करके और उत्पाद का निर्माण करे, उनकी संख्या क्या कहलाती है, आणविकता या अणुसंख्यकता कहलाती है। जैसे कि इसमें देखो अपने पास दो परमाणु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रभावी टक्कर करके और यहाँ पे उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई अपने पास, आणविकता यहाँ पे हो गई अपने पास कितनी, 2। समझ में आ गई बात ये। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी भाई यहाँ पे, तो इस अभिक्रिया की पहले आप क्या करोगे, दर समीकरण लिखो। कैसे लिखोगे, R बराबर K। अब A की घात X
और b की घात y। परंतु आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर प्राथमिक अभिक्रिया होती है तो आप रस समीकरण मितीय गुणांकों को इनकी घात में आराम से लगा सकते हैं अगर प्राथमिक अभिक्रिया हो तो यहाँ पे घात 1 हो जाएगी और b की घात कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अपने पास देखो गुल्डबर्ग और वागे का नियम यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी बताओ, अभिक्रिया की कोटि घातों को जोड़ दो तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1 + 1 यानी कितनी हो गई 2। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, समझ में आ गई बात ये। तो इसमें कितनी हो गई 2 हो गई। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, 2 HI के अणु अपने पास जब भिड़ेंगे तो H2 और I2 का निर्माण करेंगे। तो यहाँ आणविकता कितनी हो गई अपने पास, यहाँ पर आणविकता हो गई भाई इसकी 2। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो अभिक्रिया की अगर कोटि निकालनी है तो आप इसका दर समीकरण लिखोगे। कैसे लिखोगे, R = K, ठीक है, और HI की घात कितनी लिख दोगे, जो यहाँ पे रस समीकरण मितीय गुणांक है वो लिख सकते हो अगर प्राथमिक अभिक्रिया है। तो जटिल अभिक्रिया होती है तो x और y का कुछ भी मान हो सकता है, आधा 1 कुछ भी, पर प्राथमिक है तो आप रस समीकरण मितीय गुणांक को घात में लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो गया 2, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2 यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसमें देखो, इसमें अपने पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आणविकता कितनी हो जाएगी 2 और 1, 3 अणु मिलके यहाँ पे टक्कर करेंगे तो आणविकता होगी 3, ठीक है, ये चीज हो गई। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालोगे भाई, R = K, NO की घात कितनी हो जाएगी 2 और O2 की घात कितनी हो जाएगी 1, तो 2 + 1 कितना है 3, तो अभिक्रिया की कोटि 3 हो गई यानी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये समझ में आ गई बात ये। हाँ, अब देखो आणविकता का मान 3 से कभी ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि प्रभावी टक्कर 4 अणुओं के मध्य क्या होगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जैसे C हो गया और D, 4 अणु ले लिए, अब ये इसको यहाँ पे भिड़े, ये वाला परमाणु इसमें भिड़े, ये वाला यहाँ से भिड़े, तो प्रभावी टक्कर क्या है 3 के मध्य। तो ठीक है, 3 में भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, पर 4 अगर अणु हो गए ना तो अपने पास आणविकता परिभाषित नहीं होती। तो अपने पास आणविकता का मान या तो 3 से कम होगा या तो 3 के बराबर हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए अपने पास जटिल अभिक्रिया होती है, ठीक है, 2-3 स्टेप के अंदर होती है, जिससे क्या होता है अपने पास, क्योंकि आणविकता देखो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 3 से ज़्यादा नहीं होगी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर अभिक्रिया कराने के लिए स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, चरण बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसलिए फिर जटिल अभिक्रिया अपन करवाते हैं। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे क्या है, A से C बनाना है, तो मान लो 2 चरण लगाए मैंने, A से B और B से C, ये जटिल अभिक्रिया हो गई। तो जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता परिभाषित नहीं है, पर एक एक पद पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। समझ में आ गई ना बात, ये एक एक पद के लिए, एक एक चरण के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आणविकता लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर अपने पास क्या है प्राथमिक अभिक्रिया है, अगर अपने पास प्राथमिक अभिक्रिया है तो लगभग 95% केस के अंदर आप यहाँ पे ये देखोगे, 95% स्थितियों में ये होता है कि आणविकता और अपने पास अभिक्रिया की कोटि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गई बात ये। 95% केस में आप ये देखोगे कि प्राथमिक अभिक्रिया में आणविकता और अभिक्रिया की कोटि बराबर होगी। देखो यहाँ पे हो रहा है आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों बराबर है, आणविकता कोटि बराबर, आणविकता कोटि बराबर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। तो 95% केस के अंदर प्राथमिक अभिक्रियाओं में आणविकता और अभिक्रिया की कोटि बराबर होगी, पर कुछ अपने पास यहाँ पे अपवाद होता है और उस अपवाद को अपन क्या बोलते हैं, उस अपवाद को अपन बोलते हैं यहाँ पे छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, छद्म का मतलब क्या, झूठ या फिर फ्रॉड, ऐसा कुछ आप मान सकते हो, ठीक है, धोखा देने वाला। तो ये चीज़ है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि C12H22O11 केन शर्करा है और इसका अम्लीय जलीय अपघटन करवाना है, ठीक है। तो अपने पास बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और एक फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6। ये एक प्राथमिक अभिक्रिया है। तो प्राथमिक अभिक्रिया है तो यहाँ पे अपने पास आणविकता कितनी हो जाएगी भाई, 2 यहाँ पे अपने पास क्या कर रहे हैं, अणु आपस में प्रभावी टक्कर कर रहे हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, आणविकता यहाँ पे हो जाएगी 2। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि के लिए आप इसके लिए लिखोगे दर समीकरण। तो यहाँ लिखोगे R = K,
C12H22O11 की घात 1 और H2O की घात 1। अब आप लिख दोगे यहाँ पे 2, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ H2O अपने पास क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। और विलायक होने के वजह से अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी मात्रा, इसकी सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है। ठीक है, अब भाई समुद्र में से अगर 1 गिलास पानी निकाल लो या 1 गिलास पानी उसके अंदर डाल दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है, लेवल बढ़ थोड़ी जाएगा। तो आपको बाहर से देखने में क्या लगेगा, लेवल उतना ही दिखेगा जितना आपने पहले डाला था। तो इस वजह से इसकी सांद्रता को अपन क्या मान लेते हैं कि ये स्थिर है। तो अपने पास R बराबर K और इसकी सांद्रता दोनों स्थिर रहेगी। तो अपने पास नया स्थिरांक लगा दिया मैंने, क्या, K डैश। तो अपने पास ये हो जाएगा C12H22O11 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, यहाँ से अपने पास अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी प्रथम कोटि की ये अभिक्रिया है। तो कहीं पर भी विलायक दिखे तो विलायक अपने पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए उसकी सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और स्थिर रहती है सांद्रता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अभिक्रिया की कोटि 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो 5% केस होंगे ना, वो कौन से होंगे, वो 5% होंगे अपने पास छद्म कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या उपस्थित होता है, विलायक होता है और उसकी मात्रा पे, अपने पास सांद्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्या होता है अपने पास, उसमें आणविकता और अभिक्रिया की कोटि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। तो ये चीज़ हो गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आणविकता का या अणुसंख्यकता का कंसेप्ट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तापमान पे कैसे निर्भर करती है अभिक्रिया की दर, तो वो सारी चीज़ें अपन को अभी पढ़नी है। तो पहले ये आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होगी। मान लो अपने पास क्या है कि ए से उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, जिसमें अभिक्रिया की जो दर होगी अपने पास, यानी कि ROR या फिर स्मॉल r, वो अपने पास क्या होगी, समानुपाती होगी किसके, A की घात 0 पे। समझ में आ गई, यानी कि अभिकारक की घात अगर 0 पे अपने पास क्या होता है, ROR अगर निर्भर करती है, तो वो अपने पास अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, वो अभिक्रिया हो जाएगी अपने पास शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पे R बराबर लगाओगे तो कोई स्थिरांक लगेगा K, और यहाँ हो गया A की घात 0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो R बराबर क्या आ जाएगा, किसी की घात 0 होती है तो 1 होगा, तो R बराबर क्या आ गया। इसका मतलब अभिक्रिया की दर क्या है, स्थिर है, यानी किसी और पे ये निर्भर नहीं कर रही। अगर मैं यहाँ पे अभिक्रिया की दर और यहाँ पे A की सांद्रता के मध्य अगर ग्राफ बनाऊँ, तो वो आपके पास यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, स्थिर रहेगा। यानी A की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर स्थिर रहेगी, घटेगी या बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि R का मान है वो K पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, A की घात तो 0 हो गई ना, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, R निर्भर कर रहा है किस पे, K पे। अब A की सांद्रता बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अपने पास अगर R का ग्राफ आप समय के साथ बनाओगे तो भी क्या आएगा, यहाँ पे सीधा आएगा, क्योंकि R का मान बस K पे निर्भर कर रहा है और किसी चीज़ पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो समय के मध्य बनाओ चाहे A की सांद्रता के मध्य बनाओ, ये अपने पास क्या आएगा, स्थिर आएगा। और अगर मैं इसी अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अगर अपन क्या करें, इस अभिक्रिया के लिए या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन दर समीकरण अगर निकालें इसकी, ठीक है, समाकलन दर समीकरण निकालें इसके लिए, तो कैसे निकालोगे, तो समाकलन दर समीकरण निकालने के लिए क्या करोगे, एक तो आपके पास ये समीकरण है R बराबर K A की घात 0, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात ही। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा कि इस अगर अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अगर मैं तात्क्षणिक वेग की समीकरण लिखूं तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे R बराबर माइनस का, अब इसके आगे देखो यहाँ पे रस समीकरण मितीय गुणा कितना है, 1 है, तो माइनस का 1/1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया dA/dt, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, शुरुआत में हमने यही सिखाया आपको। अब 1 और 2 समीकरण को साथ में मिला दो, तो समीकरण 1
वह 2 से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आर के बराबर ये है, आर के बराबर ये है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मैंने लिख दिया कि ए की घात 0 बराबर है -1/1 डी ए बट्टे डी टी। अब ए की घात 0 हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा अपने पास के बराबर -डी ए/डी टी। तो डी ए क्या हो जाएगा अपने पास -के/डी टी हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ समीकरण लगा, ये अपने पास समाकलन लगा दो और यहाँ पे अपन मान लेंगे, माना t बराबर 0 पे सांद्रता कितनी है, प्रारंभिक ए नोड है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे क्या है, ए नोड है। और जब कुछ समय बीत जाएगा, मान लो t समय बीत गया, तो t बराबर t पे a की सांद्रता मान लेते हैं a, और a यहाँ पे क्या है, बची हुई सांद्रता है। समझ में आ गई ना भाई बात ये। तो से सांद्रता है, ना कि ये कितनी सांद्रता चली गई वो नहीं लिखनी, कितनी बची है वो लिखनी है। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पे लगा दो, डी ए बराबर -के बाहर आ जाएगा और ये डी टी हो गया। समाकलन लगा दो। जब समय 0 है, क्योंकि समय वाला अपने पास क्या है, पद इधर है ना, तो जब समय 0 है तब अपने पास समय कितना है, अपने पास सांद्रता कितनी है, ए नोड है। सांद्रता इधर है, समय उधर है। और जब टाइम टी हुआ तो सांद्रता ए हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा, ए नोड से ए बराबर -के, डी टी का क्या हो जाएगा अपने पास, टी हो जाएगा 0 से टी। तो यहाँ पर पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे ए -ए नोड बराबर -के, पहले ऊपर वाली और बाद में नीचे वाली लिमिट आपको यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ से आ गया ए -ए नोड बराबर -के टी। ठीक है, अब ए नोड को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -के टी प्लस ए नोड आ जाएगा। ये आपके पास आ गई क्या, इसके समाकलन दर समीकरण आ गई। ठीक है, अगर इस समीकरण की मैं तुलना करूं y बराबर mx प्लस सी के साथ, तो आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो किसका, y पे तो कौन हो जाएगा a, तो y पे a ले लिया, x में कौन हो जाएगा t, तो x पे t आ गया। और यहाँ पे क्या है, इसका जो ढाल है, प्रवणता है, वो कैसी है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मकता प्रवणता वाले यहाँ पे ग्राफ ऐसे आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी थीटा मिलेगा, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, प्रवणता निकाल लो, या जो ढाल होगी वो आप कैसे निकालोगे, टेन थीटा से निकाल लो, और वो आपको क्या दे देगी, यहाँ पे -के का मान दे देगी। समझ में आ गई। और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये तक कितना जाएगा अपने पास है, +c ए नोड। ठीक है, तो ये आप यहाँ से एक ग्राफ बना सकते हो। तो a और t के मध्य अगर ग्राफ बनाओगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो a की सांद्रता कम होगी। ये तो सही है, समझ में आ गई ना। ये तो अपने पास था दर और समय के मध्य, वो तो स्थिर रहेगा। पर अगर आपने यहाँ पे सांद्रता और समय के मध्य बनाया तो समय बीतेगा तो सांद्रता तो कम ही होगी ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो अर्धायु काल की बात कर लो। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल। तो अर्धायु काल क्या होता है, जब सभी अपने पास क्या होती है, अभिक्रिया 50% हो जाती है। तो 50% हो जाएगी तो मैंने कह दिया समय है अपने पास t½ और यहाँ पे सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। इनके मान इस समीकरण में रख दो, ए की जगह ए नोड बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह अपने पास क्या हो जाएगा, ए नोड बट्टा 2 बराबर -के, टी की जगह t½ प्लस ए नोड। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा के t½ और ये हो जाएगा ए नोड, ये उधर चला जाएगा तो -ए नोड बट्टे 2। समझ में आ गई ना बात ये। इसको इधर की तरफ लेके आ गए प्लस का, उसको उधर की तरफ लेके गए माइनस का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, के t½ अगर ए नोड में यहाँ से बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 - आधा। अब 1 में से आधा जाएगा, आधा ही बचेगा, तो के t½ कितना हो जाएगा, ए नोड बट्टे 2। तो यहाँ से t½ कितना हो गया, ए नोड बट्टे 2 के। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपके पास आ गया इसका अर्धायु काल, क्या है, t½ बराबर ए नोड बट्टे 2 के। और अगर मैं इसकी पूर्ण आयु काल की बात करूँ, ठीक है, पूर्ण आयु काल यानी वह समय जिस पे अभिक्रिया अपने पास क्या हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको मैंने बोल दिया टी लाइफ टाइम। टी की जगह TLF लिख देंगे और यहाँ पे अपने पास ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बची हुई सांद्रता कुछ नहीं रहेगी ना। अगर अभिक्रिया अपने पास संपन्न हो गई पूरी 100%, तो अपने पास ए की सांद्रता बचेगी नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो ये मान आप यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 0 बराबर -के TLF प्लस में क्या हो जाएगा, ए नोड। इसको उधर की तरफ लेके जाओ तो के TLF बराबर क्या हो जाएगा, ए नोड, और यहाँ पे TLF बराबर क्या हो जाएगा, ए नोड बट्टे के। तो ये आपके पास आ गया इसका पूर्ण आयु काल, ए नोड बटा के, और ये हो गया अर्धायु काल,
ए नोट बटा 2k, और ये इसकी क्या हो जाएगी ए बराबर माइनस का के टी प्लस ए नोट, ये इसकी क्या हो गई समाकलन दर समीकरण हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें से क्या होते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया से। समझ में आ गई बात ये, तो ये है। अब अपने पास पहले ये नोट करो, इसको सही ढंग से देखो, फॉर्मूले याद करो, और अपन अब इन शून्य कोटि की अभिक्रिया के सभी ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ग्राफ है, और टोटल सारे ग्राफ के बारे में डिस्कशन चलेगा पहले, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण बता देंगे। ठीक है, तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखो 3 ग्राफ तो अपन ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन से अभी अपन ने पढ़े थे। तो एक तो था अपने पास दर और यहाँ पे सांद्रता के मध्य, तो दर और सांद्रता के मध्य अपने पास स्थिर आएगा। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, दर और समय के मध्य भी क्या आएगा, स्थिर आएगा। कारण क्या था इसका, कारण यही था आर बराबर के। ठीक है, यहाँ पे दर जो होती है वो के बराबर है, स्थिर के बराबर है, स्थिरांक है। ठीक है, तो इस वजह से अपने पास यहाँ पे क्या होता है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, स्थिर रहेगा, तो स्थिर वाले ग्राफ आ गए। एक अपन ने ये देखा था अभी, ठीक है, जिसमें अपन ने यहाँ पे आर ए, ठीक है, और टी के मध्य ग्राफ बनाया था। तो ए और टी का ग्राफ अपने पास ऐसा आया था, और यहाँ से अपन ने प्रवणता निकाली टेन थीटा, जिसका मान माइनस का के, और ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा ए नोड। तो 3 ग्राफ तो अपन ने पहले ही पढ़ ही लिए। 2 ग्राफ और देख लो यहाँ पे। अगर आपको ये पूछ ले कि उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, और समय के मध्य क्या ग्राफ होगा। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य क्या ग्राफ होगा, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लो ए से मेरे पास क्या हो रहा है, बी जा रहा है। जब समय क्या होगा, 0 होगा, जस्ट अभी रिएक्शन शुरुआत की है अपन ने। ठीक है, जस्ट अभी यहाँ पे क्या है, ये अभिक्रिया शुरू हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नोड होगा, और बी कितना होगा अपने पास 0 होगा। सारी की सारी सांद्रता किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी। और जब कुछ समय बीतेगा तो मान लो ए नोड में से क्या हो गया अपने पास, कुछ एक्स अपने पास चला गया। ठीक है भाई, जब समय कुछ बीता तो मान लो ए नोड में से क्या हो गया अपने पास एक्स है वो चला गया। ठीक है, तो एक्स चला गया तो एक्स किस में परिवर्तित हो गया अपने पास, उत्पाद में परिवर्तित हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। सांद्रता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए से बी कोई अभिक्रिया है, टी बराबर 0 पे क्या होगा अपने पास, जब शुरू अभिक्रिया आपने शुरू की है तो उत्पाद थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, सारा का सारा अभिकारक आपके पास जो अभिकारक होगा वही बचेगा। तो मैंने कह दिया कि भाई प्रारंभिक सांद्रता मान लो ए नोड है, और बी की कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ टी बराबर टी पे क्या हो जाएगा, मतलब कुछ समय बीता तो ए नोड में से मान लो एक्स है वो सांद्रता चली गई। ठीक है, तो एक्स सांद्रता गई है तो वो किसके अंदर बदलेगी, बी के अंदर बदल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। तो अगर अब यहाँ पे मैं बताऊँ तो ए बराबर क्या है, ए नोड माइनस के टी आपने अभी क्या किए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन दर समीकरण निकालिए। तो यहाँ पे अगर मैं ए का यहाँ पे रख दूँ, ये ए नोड माइनस एक्स बराबर ए नोड माइनस का के टी। समझ में आ रही है ना बात ये। तो यहाँ पे मान लो ए की सांद्रता मैंने रख दी, यहाँ पे ए नोड से ए नोड गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ रहा है के टी, और x क्या है अपने पास b की सांद्रता। तो b की सांद्रता अपने पास आ रही है के टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो y बराबर है एम एक्स। ठीक है, c कुछ है नहीं। ठीक है, प्लस में c यानी इंटरसेप्ट अपने पास नहीं है, तो y बराबर एम एक्स है अपने पास। और y बराबर एम एक्स वाली जितने भी अपने पास ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, इस ओरिजिन से पास करते हैं, मूल बिंदु से पास करेंगे। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे प्रवणता टेन थीटा हो जाएगी, जो कि किसका वैल्यू देगी आपको, के का मान दे देगी। समझ में आ गई बात ये, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक ये ग्राफ हो गया, और एक अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ तो अभी आपने पढ़ा टी हाफ बराबर क्या होगा, ए नोट बटा 2k होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टी हाफ और ए नोड के मध्य अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, यानी टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ इसमें, y बराबर एम एक्स हो जाएगा। क्या y पे आपने टी हाफ ले लिया और x पे ए नोड ले लिया, तो अपने पास ये भी ग्राफ ऐसा आएगा। और यहाँ से जो भी आपके प्रवणता निकलेगी टेन थीटा, उसका मान क्या हो जाएगा बताओ, ए नोड बटा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2k हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ हो गई भाई, m का मान 1/2k हो गया, x की जगह ए नोड और y की जगह टी हाफ हो गया। समझ में आ गई बात ये। और अगर ये अपने पास हो गए ग्राफ, ठीक है, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ हो गए। अब आ जाओ इसके उदाहरण पे।
तो सबसे पहला उदाहरण तो लिया जाता है यहाँ पे क्या, प्रकाशीय अभिक्रिया। तो जितनी भी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ना प्रकाश की उपस्थिति में, तो वो क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। जैसे H2 + Cl2, ठीक है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे बनता है HCl। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दर होती है ना वो K H2 की घात 0 और Cl2 की घात 0 पे यहाँ पे क्या करती है, निर्भर करती है। अपन ने पहले भी देखा था कि प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिक्रिया होती है ना वो प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करेगी। जितना ज़्यादा प्रकाश की यहाँ पे तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा अपने पास अभिक्रिया की दर होगी। तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास R बराबर किसके आएगा, K के। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई ये, ठीक है। जितनी भी अपने पास जैव उत्प्रेरण अभिक्रिया होती है, ठीक है, जैव उत्प्रेरण अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, जो अपने अंदर, ठीक है, जो एंजाइम नाम सुने होंगे आपने, तो जो अपने अंदर जितनी भी अभिक्रिया होती है और उसको जो उत्प्रेरण करने वाली अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होती है। तीसरा हो जाएगा कि ठोस अवस्था पर, ठीक है, अगर कोई भी अपने पास कोई ठोस है, ठीक है, और उसकी सतह पे अपने पास क्या होता है, कोई गैस है, और वो गैस अगर अपघटित होती है, ठीक है, तो अपघटित होती है तो वो भी अपने पास क्या हो जाएगा, प्रकाश, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात ये। अगर कोई भी ठोस की सतह पे अगर कोई गैस अपघटित होती है यानी टूटती है तो वो भी किस में आती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पे आएगी। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा जैव उत्प्रेरण अभिक्रिया, ठीक है, यानी अपने अंदर जितनी भी अभिक्रिया होती है उसको उत्प्रेरित करने वाली जितनी भी अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो वो अपने पास क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। और तीसरा ठोस सतह पे गैसों का अपघटन, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब अपन चलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरफ। तो पहले आप ये नोट कीजिए, सही ढंग से इसको देखिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। तो दूसरा अपने पास यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी बताओ। अगर मान लो मेरे पास कोई एक अभिक्रिया है, ए से उत्पाद बन रहा है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, अपने पास जो दर होगी, अभिक्रिया की दर होगी, वो किसके समानुपाती होगी, ए की सांद्रता की घात 1 के। समझ में आ गई। शून्य कोटि अभिक्रिया हो गई जिसमें क्या होगी, ए की घात 0, और प्रथम कोटि की हो जाएगी ए की घात 1, द्वितीय कोटि होगी तो 2, तृतीय कोटि होगी तो 3, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक लगा दो, K ए की घात 1, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ग्राफ बन सकता है। देखो जितने भी ग्राफ है वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो पहला ग्राफ अपन को बनाना है R बराबर K ए के बारे में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अपन आगे चलते हैं और इसकी अगर मैं पढ़ूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलन दर समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को दर समीकरण इसकी पढ़नी है। तो इसके लिए तात्क्षणिक जो वेग की समीकरण होती है वो लिखो। क्या हो जाएगा, R बराबर -1/1 डी ए बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण मान लो, इसको पहली मान लो। तो अगर समीकरण 1 और 2 से आप देखो तो क्या हो जाएगा, ये R के बराबर है, ये भी R के बराबर, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो K ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, -1/1 डी ए बटा क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया K ए बराबर -1/1 डी ए बटा डी टी। अब डी ए वालों को एक तरफ ले लो, तो ए इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ए बटे ए हो जाएगा, बराबर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये डी टी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का के डी टी। दोनों तरफ समाकलन कर दो। अब यहाँ पे आप मान लो कि t बराबर 0 पे जब अभिक्रिया एकदम शुरू हुई है तब सांद्रता अपने पास क्या होगी, जो ए की आपने ली है वही होगी, यानी प्रारंभिक सांद्रता ए नोड होगी, ठीक है। और जब समय कुछ बीत जाएगा तब अपने पास सांद्रता कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। बस मान रख दो, डी ए बटे ए बराबर माइनस का के डी टी। जब समय 0 है तब ए नोड है, और जब समय t है तब अपने पास सांद्रता a है। समझ में आ गई बात ये। अब बस इसको आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो करो इसका समाकलन। तो डी ए बटे ए, ठीक है। देखो 1/a का या फिर 1/x का जो अपने पास समाकलन होता है वो लॉग होता है, लॉग बेस ई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई ए
कहाँ से कहाँ पे, ए नोड से ए, माइनस का के टी, टी कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, log बेस ई ए माइनस का log बेस ई ए नोड बराबर का माइनस का के टी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा log बेस ई ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, log बेस ई ए नोड और माइनस का के टी। तो ये आपके पास यहाँ पे दर समीकरण आती है। तो इसका भी अपन को ग्राफ बनाना है। तो log बेस ई ए बराबर क्या हो जाएगा, log बेस ई ए नोड माइनस का के टी। तो इसका भी ग्राफ बनाना है। अब देखो अपने क्या होता है, जनरल जो आप प्रश्न करोगे, हल करोगे, तो उसमें आपको मान किसके दिए होते हैं, log बेस 10 देते हैं। ठीक है, यानी आधार 10 रहता है उसका। तो log बेस ई को अपन को क्या करना है, log बेस ई 10 में बदलना है। तो बदलने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो log बेस ई एक्स को लिख सकते हो आप 2.303 log बेस 10 एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो कभी भी अगर log बेस ई को क्या होता है, log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार से किया जाता है। ये जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 ए बराबर, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10 में बदलो log, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए नोड माइनस का के टी। तो 2.303 से दोनों तरफ क्या कर दो, भाग दे दो। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए बट्टे क्या हो जाएगा 2.303 बराबर 2.303 log बेस 10 ए नोड बट्टे 2.303 और माइनस का के टी बट्टा कितना हो जाएगा 2.303। तो 2.303 से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो आपके पास बचेगा log बेस 10 ए बराबर क्या क्या हो जाएगा, log बेस 10 ए नोड माइनस का के टी बट्टे 2.303। तो इसका भी अपन को ग्राफ बनाना है। तो log बेस 10 ए बराबर log बेस 10 ए नोड माइनस का के टी बटा कितना हो जाएगा 2.303 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं। ठीक है, जब आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो थोड़ा और इजी बना देते हैं इसको। इस के टी बटे 2.303 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा के टी बटे 2.303 और उसको उधर ले लो। तो log बेस 10 ए नोड माइनस का log बेस 10 ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के टी बटे 2.303 बराबर log बेस 10 ए नोड माइनस log बेस 10 ए। ठीक है, तो अपन को पता है कि log बेस 10 x माइनस log बेस 10 y होता है। तो इसको आप लिख सकते हो log बेस 10 x बट्टे y। तो ऐसा यहाँ पे कर दो, log बेस 10 ए नोड बट्टे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से t कितना बैठेगा, t यहाँ से हो जाएगा, देखो समय निकालना होता है ज़्यादातर आपको प्रश्नों में। तो ये 2.303 ऊपर चला जाएगा, 2.303 बटे k और log बेस 10 ए नोड बटे a हो जाएगा। ये हो गया आपके पास क्या, समय का यहाँ पे सूत्र। ये समय का सूत्र आप ध्यान में रखो। ठीक है, सारे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। t बराबर 2.303 बटा k log बेस 10 ए नोड बटे a। ये आपके फॉर्मूला एकदम करेक्ट बैठेगा और कैलकुलेशन इजी कर देगा। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला अपने पास होता है किस रूप में, एक इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देखोगे e की घात में। ठीक है, किस में देखोगे, e की घात में। तो इसका एक घातांक रूप भी चलता है, वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, अब घातांक रूप देखना है तो बेस e वाला फॉर्मूला उठा लो, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, log बेस ई ए बराबर log बेस ई ए नोड माइनस का के टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, log बेस ई ए माइनस का log बेस ई ए नोड बराबर माइनस का के टी। वही फॉर्मूला हो जाएगा वापस, log बेस ई एक्स माइनस log बेस ई वाई होता है तो x अपॉन वाई हो जाएगा, यानी a बटे ए नोड बराबर का माइनस का के टी। तो यहाँ से अपने पास a बटे ए नोड का मान कितना हो जाएगा, अगर log को हटाते हो तो e की घात में चला जाता है, जो भी बराबर में होगा, तो e की घात क्या हो जाएगी, माइनस का के टी। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा आपके पास, ए नोड e की घात माइनस का के टी। और इसका भी अपन को ग्राफ बनाना है। तो a बराबर हो गया ए नोड e की घात माइनस का के टी। तो ये 4 ग्राफ मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाने पड़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अर्ध आयु काल कितनी हो जाएगी इसकी, कोई बता सकता है आप में से?
अगर यहाँ पे मैं अर्धायु काल निकालूं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का तो क्या हो जाएगा, यानी कि अपने पास वह समय जिस पे अभिक्रिया आधी हो जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये जो फॉर्मूला आपने लगाया था ये वहाँ पे लगा दो, तो टी हाफ बराबर 2.303 बटे के लॉग बेस 10 ए नोट बटा ए होता है, ए नोट बटे ए, और ए का मान कितना है, ए नोट बटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो टी हाफ आएगा 2.303 बटे के और लॉग बेस 10 2 आएगा। ठीक है, अब लॉग बेस 10 2 का वैल्यू होता है 0.30, वो वहाँ पे रख दो, तो टी हाफ कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3 बटे क्या हो जाएगा के, तो यहाँ से टी हाफ कितना हो जाएगा अपने पास 0.693 में आता है इसका। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इसका अर्धायु काल, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। तो लगे हाथ अपन क्या करेंगे, इसका भी अपन ग्राफ देख लेंगे। ठीक है, तो 500 ग्राफ देखना है, टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ इसका पूर्ण आयु काल क्या होगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूर्ण आयु काल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो वह समय जिस पे अभिक्रिया पूरी हो जाती है, तो टी एल एफ और सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी एक ही, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता 0 हो जाएगी क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण हो गई ना, उत्पाद पूरा बन गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टी बराबर कितना होगा 2.303 बटे के लॉग बेस 10 ए नोट बटा ए की वैल्यू 0 है। अब बटे में 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे टी एल एफ क्या हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी। भाई किसी के 0 आता है अपॉन में तो क्या होता है अपने पास है, उसका आंसर कितना आता है इन्फिनिटी आता है। तो ये अपने पास हो गया, तो टी एल एफ आ रहा है अनंत। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती। समझ में आ गई ना बात, ये कभी भी क्या होती है खत्म नहीं होती। तो ये आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब बचे हैं अपने पास ग्राफ है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अब अपन ग्राफ देखेंगे। तो पहले ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। कर लीजिए इसको नोट। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करेंगे प्रथम कोटि के अभिक्रिया के ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहला ग्राफ वहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था कि अपन ग्राफ बनाएंगे सबसे पहला किसका, आर बराबर के ए का। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो वाई बराबर एम एक्स है, या फिर आप अभी ऐसे भी बोल सकते हो कि आर समानुपाती है किसके, ए के। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ किसके मध्य, आर और ए के मध्य। ठीक है, तो आर और ए के मध्य अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, सीधी रेखा का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यानी जो भी आपके यहाँ पे प्रवणता मिलेगी वो प्रवणता आपको क्या बता देगी, यहाँ पे टेन थीटा का मान निकाल के आप इसका जो ढाल या फिर प्रवणता आपको क्या दे देगी, के का मान, यानी दर स्थिरांक का मान आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरा अपन को यहाँ पे ग्राफ बनाना है लॉग बेस ई ए बराबर माइनस का के टी प्लस लॉग बेस ई ए नोड का। तो यहाँ पे इसका आप है तुलना कर दो y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ, तो बस हो गया काम। y पे कौन है लॉग बेस ई ए और x पे कौन है टाइम। ठीक है, तो अपने पास देखो यहाँ पे ऋणात्मक ढाल है इसकी, तो ऐसा ग्राफ आएगा और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, प्रवणता निकल जाएगी। और प्रवणता कैसे निकालोगे आप यहाँ पे टेन थीटा से, और टेन थीटा का मान आपको क्या दे देगा माइनस के का मान, और जो भी यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट होगा उसका मान आ जाएगा क्या, लॉग बेस ई ए नोड। समझ में आ गई बात ये। तीसरा अगर मैं यहाँ पे आपके ग्राफ बनवाए तो वो है आपके पास लॉग बेस 10 ए बराबर अपने पास क्या है वहाँ पे माइनस का के टी बटे कितना है 2.303 और प्लस में क्या है लॉग बेस 10 ए नोड। तो इसको भी आप कंपेयर कर दो y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ तुलना कर दो, तो यहाँ पे आपके पास ग्राफ बनेगा किसके मध्य बनेगा, लॉग बेस 10 ए और अपने पास समय के मध्य। अब इसका भी ऋणात्मक ढाल है तो ऐसा ग्राफ आएगा। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे टेन थीटा, जिससे आपके क्या निकलेगी प्रवणता, और प्रवणता आपको किसका मान दे देगी यहाँ पे माइनस का के बटे 2.303 का मान दे देगी। समझ में आ गई बात ये। और यहाँ पे जो भी इंटरसेप्ट बचेगा ये इंटरसेप्ट आपको क्या दे देगा, लॉग बेस 10 ए नोड का मान। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ हो गए। अब आ जाओ अगले ग्राफ की तरफ। चौथा ग्राफ आपके पास यहाँ पे दर्शाया जा रहा है ए बराबर ए नोड ई की घात माइनस का के टी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ग्राफ बनवाता हूँ ए और टी के मध्य, और वो भी कैसा ग्राफ हो अपने पास घातांक वाला,
तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे ई की घात में अपने पास समय है वो निर्भर कर रहा है, तो ई की घात वाले ग्राफ होते हैं वो ऐसे आते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज़ होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, ए नोड का मान मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ये तो ऐसे ग्राफ आ गए। और फिर पांचवा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो अगर आपको बोले कि टी हाफ और प्रारंभिक सांद्रता ए नोड के मध्य ग्राफ बनाओ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि टी हाफ का मान आया था 0.693/K। तो यहाँ पर तो ए नोड है ही नहीं, ए नोड नहीं है, तो यानी कि निर्भर ही नहीं कर रहा, निर्भर नहीं करेगा तो स्थिर वाला ग्राफ आ जाएगा। फिर आ जाओ अपने पास यहाँ पे छठे ग्राफ की तरफ, जो कि किसके भी मध्य बनाना है अपन को, ये ग्राफ हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, और अपने पास समय के मध्य, जैसा कि उसमें अपन ने किया था। तो ए से मान लो अपने पास क्या हो रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। जब समय 0 होगा तो अपने पास ए की सांद्रता ए नोड होगी, बी की कुछ नहीं होगी, ठीक है, जस्ट अगर शुरू किया है तो। और कुछ समय बीतेगा तो ए नोड में से मान लो एक्स चला गया तो बी का अपने पास एक्स बनेगा, ठीक है। तो अपने पास ये समीकरण लगा दो अभी जो अपन ने लगाई थी, ए बराबर ए नोड ई की घात माइनस का के टी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए की जगह आप क्या रख दो, ए नोड माइनस का एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा ए नोड ई की घात माइनस का के टी। अब एक्स को उधर लेके जाओ तो प्लस में हो जाएगा, और इस पूरे को इधर लेके जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे ए नोड कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई की घात माइनस का के टी, और x अपने पास क्या है, x है बी की सांद्रता, तो ये हो गई। तो b की सांद्रता कहीं ना कहीं देखो, b की सांद्रता और समय ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये भी घातांक में ही क्या कर रहे हैं अपने पास यहाँ पे निर्भर कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ भी अपने पास कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ हो गई। अब आपके यहाँ पे आ जाते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरणों की तरफ। तो उदाहरण इसका सबसे पहला कौन सा होता है, इसका हो जाएगा रेडियो एक्टिव श्रेय। तो जो रेडियो एक्टिव श्रेय जो अभिक्रियाएं होती है जिसके अंदर अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है, तो वो अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका रेडियो एक्टिविटी अपन को आज भी देखने को मिलता है, ठीक है। और अपन ने अभी देखा था कि इसकी जो पूर्ण आयु काल है वो अनंत है, यानी कभी भी खत्म हो सकती है, कुछ अपने पास फिक्स टाइम नहीं है, अनंत है वहाँ पे। तो इस वजह से रेडियो एक्टिव श्रेय अपने पास क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैक्टीरिया का पनपना, ठीक है, यानी वृद्धि हो गई एवं श्रेय, तो बैक्टीरिया का मरना और कहीं पर भी वृद्धि होना ये भी अपने पास क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह बैक्टीरिया अगर पनपने शुरू हो जाते हैं तो बाद में क्या है कि उनका श्रेय और उनका पनपना दोनों क्या हो गए अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है, खत्म नहीं होंगे। फिर तीसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो केन शर्करा का अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतीप अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आ गई, केन शुगर का प्रतीप अभिक्रिया कैसे, जैसे आपको पता होगा कि C12H22O11 ये होती है केन शर्करा, और इसका अपन को जलीयकरण करवाना है अम्लीय माध्यम में H+ की उपस्थिति में, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। तो ये अभिक्रिया भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होती है। जैसे अपने पास यहाँ पे एस्टर का अम्लीय जलीयकरण करवाया जाए, जैसे CH3COO C2H5 प्लस H2 अगर मैं यहाँ पे करूँ और यहाँ पे अम्लीय माध्यम रख दिया जाए, तो यहाँ पे CH3COH और यहाँ पे C2H5OH बनता है। तो ये अभिक्रिया भी अपने पास क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होती है। तो चार उदाहरण आप ये ध्यान में रखो, रेडियो एक्टिव श्रेय, बैक्टीरिया का पनपना या फिर वृद्धि एवं श्रेय, ये अभिक्रिया भी क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। केन शर्करा का प्रतीप अभिक्रिया भी अपने पास क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और यहाँ पे एस्टर CH3CO C2H5 का यानी एस्टर का अपने पास है अम्लीय जलीयकरण भी अपने पास क्या होता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो ये हो गई अपने पास है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और अनंत अभिक्रिया के लिए आप खुद से देख लेना, ठीक है। ये आप आराम से कर लोगे, जैसे मैंने किया था ना, अपने जैसे समीकरण निकाली थी वैसे ही आप निकाल लेना, और ये आपको या फिर नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स में फिर आप देख के और बाकी की अभिक्रिया खुद से कर लेंगे। समझ में आ गई बात, ये तो ये चीज़ हो गई। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना आगे चलेंगे, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे तापमान,
और अभिक्रिया की दर ये एक दूसरे पे कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर व तापमान के मध्य संबंध। अब अपन को ये देखना है, ये भी एक प्रभावित कारक था। तो मैंने कहा था आपके सिलेबस में दो इंपॉर्टेंट है, एक तो सांद्रता और एक तापमान, ये इन डिटेल समझाई गई हैं। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जो सटीक यहाँ पे निर्भरता दी थी वो आर्हेनियस ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? आर्हेनियस ने। तो उन्हीं के नाम पे पड़ गई आर्हेनियस समीकरण। ठीक है, तो ये आर्हेनियस समीकरण दी गई थी और ये समीकरण होती है के बराबर ए ई की घात माइनस का ई ए बट्टा आर टी। ठीक है, एक एक टर्म की मीनिंग समझते हैं। के को तो अपन बोल देंगे दर स्थिरांक। ठीक है, दर स्थिरांक। तो अब आप कहोगे अभिक्रिया की दर तो आई नहीं इसके अंदर, तो भाई आर बराबर क्या होता है? के ए की घात कुछ एक्स होता है ना, तो ये चीज़ है। तो आर यहाँ पे के मान पे निर्भर कर रही है, तो के लिखो चाहे आर लिखो, ये चीज़ हो गई। ए को अपन बोलते हैं यहाँ पे आर्हेनियस कारक बोलते हैं। ठीक है, आर्हेनियस कारक, या फिर इसको बोला जाता है आवर्ती कारक। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और ई हो जाएगा अपने पास घातांक स्थिरांक होता है, मैथ के अंदर आप ये पढ़ते ही हो। ई हो जाएगा अपने पास सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। आर अपने पास हो जाएगा क्या? सार्वभौमिक गैस स्थिरांक हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा वगैरह की बात होती है, तो इसलिए आर का मान आप क्या रखोगे? 8.314 वाला मान रखोगे। ठीक है, जूल पर मोल केल्विन। तो ये मान आपको यहाँ पे रखना है, आर बराबर 8.314 वाला मान रखना है। एक 0.0821 भी होता है, पर आपको यहाँ पे ये रखना है क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा के संबंधित बात हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ समय की, समय क्या यहाँ पे टी क्या है? तापमान है। तो यहाँ पे ये हो गया टी तापमान हो गया, जो कि आपको किस में लेना है? केल्विन में लेना है। अब अपन क्या है कि ये सक्रियण ऊर्जा वगैरह ये जो है ये भी अपन को समझना होगा। तो अभी देखते हैं कि आर्हेनियस की समीकरण आई कहाँ से और कैसे इसकी व्युत्पत्ति होती है, तो उसके बारे में अपन को बात करना है। तो आर्हेनियस की समीकरण है वो कैसे आती है वो अपन बात करेंगे। तो इससे पहले आपको समझना होगा क्या? टक्कर सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा? यहाँ पे टक्कर सिद्धांत। अब देखो टक्कर सिद्धांत क्या कहते हैं। टक्कर सिद्धांत अपने पास ये बोलता है कि अगर अपने पास अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो इसमें क्या होता है? अभिकारकों को यहाँ पे क्या होती है? एकदम प्रभावी टक्कर करनी पड़ती है, तभी वो क्या होता है? उत्पाद के अंदर चलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रभावी टक्कर होनी जरूरी है। और प्रभावी टक्कर भी किसके मध्य? अभिकारकों के मध्य। ठीक है, अभिकारकों के मध्य प्रभावी टक्कर होनी जरूरी है। और ये प्रभावी टक्कर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभिकारकों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है? अभिकारकों को यहाँ पे अपने पास क्या करना पड़ता है? दो अवरोधों से गुजरना पड़ता है। और वो दो अवरोध कौन कौन से हैं? एक तो है अपने पास अभिविन्यास अवरोधक। ठीक है, और दूसरा अपने पास है ऊर्जा अवरोधक। तो ये दो अवरोधक क्या करने पड़ते हैं? अभिकारकों को पूरे करने पड़ते हैं, तभी वो क्या होते हैं? उत्पाद के अंदर बदल पाते हैं, वरना नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला आ जाओ अपने पास किसका है? अभिक्रिया, सॉरी ये अपने पास है अभिविन्यास अवरोधक। अब अभिविन्यास जो अवरोधक है वो क्या कहता है? देखो, अभिविन्यास अवरोधक का मतलब है कि जब अभिकारक टकराएंगे तो उनके क्या होगा? एक निश्चित अभिविन्यास होगा। ठीक है, एक निश्चित अभिविन्यास होगा। जैसे कि मान लो ये मेरे पास ए है ना, तो इस ए का ये पॉइंट और इस बी का ये पॉइंट, जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तभी अपने पास क्या होगा? उत्पाद बनेगा, वरना नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ है। तो इन्होंने अपने पास ऐसा कहा कि प्रभावी टक्कर के लिए एकदम अच्छा विन्यास होना जरूरी है। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक अभिक्रिया है A2 + B2 जिससे 2 AB बनाने हैं। तो ये अभिक्रिया कब होगी? जब इनके मध्य क्या होगा? एकदम अच्छी टक्कर होनी जरूरी है। क्या अगर मैं इनको ऐसे भिड़ाऊँ, ठीक है, इनको अगर ऐसे भिड़ाऊँ तो उत्पाद बनेगा? नहीं बनेगा। ये दोनों तो भिड़ जाएंगे पर ये दोनों नहीं भिड़ पाएंगे। समझ में आ गई बात ये? और अगर मैं इनको ऐसे भिड़ाऊँ, ये A और ये A, और इनको मान लो मैंने ऐसे भिड़ाया, तो होगा क्या? तो भी उत्पाद नहीं बनेगा।
ठीक है। तो इनका टक्कर एकदम क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। इसका मतलब ये ए है और इनका अच्छा विन्यास का मतलब हो गया कि ये इस प्रारूप में भिड़े, तभी अपने पास क्या होगा, यहाँ पे उत्पाद बनेगा। तो ऐसे दो अपने पास उत्पाद बन जाएंगे। समझ में आ गई बात ये। तो ये हो गया अपने पास अभिविन्यास अवरोधक, ठीक है, यानी एकदम बढ़िया विन्यास होगा तभी उत्पाद में आप जा पाओगे, वरना नहीं। दूसरा होता है अपने पास क्या, ऊर्जा अवरोधक। तो ये अवरोधक भी क्या करना पड़ता है, इनको पार करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या ले लिया, अभिक्रिया का पथ ले लिया। तो इनके मध्य अगर ग्राफ बनाऊं तो ये मान लो मेरे पास क्या है, अभिकारक है, और यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, उत्पाद है। तो क्या होता है कि अभिक्रिया जब भी चलती है तो उत्पाद को क्या करना पड़ता है, एक अधिकतम ऊर्जा से गुजरना पड़ता है। एक बार अगर ये इस ऊर्जा पे आ गया तो उसके बाद आराम से वो क्या हो जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। यानी कि अपने पास जो अब यहाँ पे अभिकारक होंगे, उन सभी अभिकारकों को क्या करना पड़ेगा, एक बार इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। एक बार इतनी ऊर्जा तो इसको आनी पड़ेगी, तभी अपने पास क्या होगा, वो उत्पाद में बदल जाएगा। समझ में आ गई, एक बार यहाँ तक आना ही पड़ेगा भाई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई। तो अभिकारक की जो अपने पास ऊर्जा है, ठीक है, उससे जो अपने को ज़्यादा और ऊर्जा चाहिए उसको अपन क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात ये। अभिकारकों की जो भी ऊर्जा है और उनको ऊर्जा अवरोधक पार करने के लिए अधिकतम और जो ऊर्जा चाहिए उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको संकीर्ण ऊर्जा बोला जाता है, यानी EA, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, जिसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं, ET। समझ में आ गई बात ये। और कुछ ऊर्जा अपने पास पहले से ही क्या है, अभिकारक के पास है, इसको बोल दिया ER, ठीक है। कुछ ऊर्जा अभिकारक के पास पहले से होगी, वो हो गया ER। और कुछ आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, ये ऊर्जा अवरोधक पार करने के लिए, उसको अपन ने क्या बोल दिया, EA, यानी संकीर्ण ऊर्जा बोल दिया। और कुल जो ऊर्जा है अपने पास कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए, ऊर्जा अवरोधक तक पहुँचने के लिए, उसको देहली ऊर्जा बोलेंगे। इसका मतलब EA का मान यहाँ पे क्या होगा, EA का मान क्या होगा, EA का मान क्या हो जाएगा, ये टोटल है, इस टोटल में से अभिकारक के पास जितनी ऊर्जा है वो हटा दो, वो हटाओगे तो अपने पास ये इतनी बच जाएगी। इसका मतलब ET माइनस क्या हो जाएगा, ER। ये इसका सूत्र बैठेगा भाई। समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज़ हो गई, यानी ये ऊर्जा अवरोधक और अभिविन्यास अवरोधक, ये दो अवरोध पार होते हैं तभी अपने पास क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदल पाता है, अन्यथा नहीं। समझ में आ गई बात ये। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं और पढ़ेंगे कि ये समीकरण कैसे आई है, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक ग्राफ के बारे में देखेंगे जो कि बोल्ट्जमान ने दिया था, और उसी से क्या होगी, आर्हेनियस की समीकरण की व्युत्पत्ति होगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहा गया था, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया बोल्ट्जमान ने, अणुओं के अंश, ठीक है, और गतिज ऊर्जा के मध्य, ठीक है, किसके मध्य बनाया है, पहली बात तो ये अणुओं के अंश और गतिज ऊर्जा के मध्य इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। तो इनको ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, इनको कुछ ये ग्राफ ऐसा ग्राफ यहाँ पे इनको दिखा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और ये अपने पास मान लो क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, EA। समझ में आ गई बात ये चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अणुओं का अंश लिया गया है, तो इस पूरे ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि सभी अंशों को जोड़ने पे तो 1 आता है ना भाई, ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका क्या है, ग्राफ का मीनिंग क्या है, ग्राफ का मीनिंग है कि इन अणुओं का अंश, यानी इस अणुओं का, इन अणुओं का जो अंश होगा ना, उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, इतनी है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास क्या हो जाएगा, इन अणुओं के अंशों का गतिज ऊर्जा अपने पास इतनी है, ठीक है। अब कई यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये पीक पॉइंट है ना अधिकतम वाला, ठीक है, कई कहते हैं कि यहाँ पे सबसे अधिकतम ऊर्जा है। नहीं, यहाँ सबसे अधिकतम ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अणु है, ठीक है, या फिर अणुओं का अंश है जिनकी गतिज ऊर्जा ये है। समझ में आ गई ना बात ये। इसका मतलब ये होता है, इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा यहाँ है भाई, गतिज ऊर्जा तो यहाँ ले रहे हो, तो यहाँ तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है भाई, अधिकतम यही थोड़ी है।
आगे भी तो बढ़ता जा रहा है ना गतिज ऊर्जा का मान, तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अधिकतम अणुओं के अंशों का अपने पास गतिज ऊर्जा ये है। इसका मतलब देखो, जैसे ही अपने पास क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये जो अणु है इन्होंने क्या कर दिया, EA को पार कर दिया, यानी ऊर्जा अवरोधक को पार करने वाले अणुओं का अंश ये हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि EA या EA का मतलब क्या हो गया, संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा या संकीर्ण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, ठीक है, वो इन्होंने बोल्ट्जमान ने बताया था। और बोल्ट्जमान ने कहा कि भाई ये जो होगा आपके पास, ये होगा E की घात माइनस का EA बट्टे RT, ये इन्होंने कहा था। समझ में आ गई बात ये? यहाँ पे क्या होगा, E की घात माइनस EA बाई RT, ये इन्होंने बताया था बोल्ट्जमान ने। फिर आर्रेनियस ने कहा ठीक है, अगर अणु क्या करते हैं, ये ऊर्जा अवरोधक पार कर लेते हैं और इनका अगर अभिविन्यास सही रहा तो इसका मतलब ये सारे के सारे अणु क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो ये परमाणु बोल दो या फिर अपने पास है अणु, ठीक है, अभिक्रिया करेंगे यदि क्या होगा, इनका अभिविन्यास क्या होगा अपने पास सही रहा, या फिर ऐसे बोल दो कि भाई इनका अभिविन्यास अपने पास क्या होगा, यदि इनका, या फिर ये ऐसे लिख देते हैं, यदि ये क्या करते हैं, अभिविन्यास अवरोध पार कर जाते हैं, ठीक है, अवरोध पार कर जाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीज़ हो गई, यानी यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इनकी अभिक्रिया की दर सर्वाधिक होगी। समझ में आ गई बात है? क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, तो इनकी अभिक्रिया की दर क्या होगी, अपने पास ज़्यादा होगी, यानी इनका दर स्थिरांक का मान भी क्या होगा, सही रहेगा। यानी कि K का जो मान होगा, दर स्थिरांक का मान, वो E की घात माइनस का EA बट्टे RT के समानुपाती होगा। समझ में आ गई बात ये? समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो उधर एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा, जो कि हो गया अपने पास है A। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास है? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो A को बोलते हैं, यहाँ पे A तो एक स्थिरांक है जिसको आरेनियस स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है, आरेनियस कारक बोल दो, स्थिरांक बोल दो, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। अब इसका अगर आपको फॉर्मूले अगर सेट करने हैं इसकी, तो कैसे करोगे बताओ? ठीक है, ये है K बराबर A E की घात माइनस EA बट्टे RT, दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग लेने पे क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा लॉग बेस E K बराबर लॉग बेस E A E की घात माइनस का EA बट्टा RT। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग बेस E K बराबर, ये देखो लॉग बेस E, ये A और यहाँ पे कुछ और है, तो 2x इंटू वाई होता है, तो अपने पास प्लस करके लिखते हैं ना, तो लॉग बेस E A प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग बेस E की घात क्या हो जाएगा, माइनस का EA बट्टा RT। अब इसको आगे हल कर दो, तो आगे हल करोगे तो कैसे होगा बताओ? ये है लॉग बेस E K, ठीक है, बराबर लॉग बेस E A। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्लस लॉग बेस E की घात में कुछ है तो घात आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का EA बटा क्या हो जाएगा RT, और ये हो जाएगा लॉग बेस E हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लॉग बेस E K बराबर क्या हो जाएगा, लॉग बेस EA माइनस का EA बटा RT। अब लॉग बेस E का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 हो गया, क्योंकि भाई लॉग बेस 10 का मान 1 होता है, तो लॉग बेस E का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना सकते हो का, इसका कंपेरिजन कर दो y बराबर mx प्लस c के साथ। समझ में आ गई ना बात ये? तो इसके साथ आप कर दो यहाँ पे। अच्छा, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बता रहे हैं, तो लॉग बेस E के बराबर माइनस का EA बटा RT प्लस लॉग बेस EA, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसका कंपेरिजन करा दो y बराबर mx प्लस c पे, तो y x पे ये आ जाएगा, x पे आ जाएगा समय। तो अपने पास अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, लॉग बेस E K का और समय के मध्य, तो यहाँ पे अपने पास कैसा ग्राफ आएगा, ऋणात्मक है ना ढाल, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, प्रवणता मिलेगी, कैसे, tan थीटा से, और प्रवणता आपको क्या देगी यहाँ पे, माइनस EA बट्टे R का मान देगी, माइनस का EA बट्टे R का मान मिल गया आपको।
समझ में आ गई। अच्छा समय सॉरी इसमें क्या टेम्परेचर है 1/T, ठीक है। तो 1/T और log बेस ई के मध्य ये ग्राफ आएगा, और यहाँ पे अपने पास जो ये इंटरसेप्ट है वो आएगा log बेस ई ए नोड आएगा। समझ में आ गई। तो ये ग्राफ हो गया। अब इस समीकरण को आपको अगर log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? log बेस 10 में चाहिए ना अपन को, तो log बेस ई एक्स को आप क्या लिख सकते हो 2.303 log बेस 10 एक्स लिख सकते हो। तो बस इसी में लगा दो अब। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10 के बराबर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का ई ए बट्टा आर टी, और प्लस का हो जाएगा 2.303 यहाँ पे हो जाएगा log बेस 10 ए नोड सॉरी ए हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ पर भी ये लगा दिया क्या, ये ए होगा। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 2.303 से भाग दे दो, तो log बेस 10 के बराबर माइनस का ई ए बट्टा 2.303 आर टी, और प्लस में क्या हो जाएगा log बेस 10 ए। अब इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर दो, तो अपने पास क्या बनेगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ आएगा ऐसा, किसके मध्य बनाना है log बेस 10 के और 1/T के मध्य। ऋणात्मक ढाल है तो इस वजह से ये आ गया ग्राफ। तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा tan थीटा का मान निकाल लो, जो कि आपको प्रवणता दे देगा, और प्रवणता का मान यहाँ पे कितना आएगा माइनस का ई ए बटा 2.303 आर, ये आ गया। और यहाँ से जो इंटरसेप्ट आएगा वो कितना जाएगा, वो हो जाएगा log बेस 10 ए। बस ये आपके पास हो गया तापमान के मध्य का ये जो निर्भरता थी, ठीक है। किसकी निर्भरता, अभिक्रिया की दर और तापमान के मध्य, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया समाप्त, और ये चैप्टर अपना यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।